जितने भी लिफाफा माफी हैं वो सिर्फ एक अकलौते बाबर आजम पे डालते हैं। अगर वो तीसरे T20 में उस तरह से 50 नहीं कर सका तो वही जो एजेंडा माफी है उसके अगेंस्ट बोलना शुरू हो जाएगा। सईद अजमल की जो है 8.27 T20 की बैटिंग में एवरेज थी उनकी, और जो आजम खान साहब है उनकी 3.15 की एवरेज है। तो एकदम से जितना भी हमारा मिडल ऑर्डर है वो एक्सपोज हो गया। बस एग्रेसिव ही खेलना, बिला वजह ब्लाइंड हिटिंग करनी है, सेंसिबल हिटिंग नहीं, पॉजिटिव हिटिंग नहीं करनी। फ्रेंचाइज कराची किंग का फ्रेंचाइज एक्स कैप्टन था जो कहता था रिजवान छक्का नहीं मार सकता। इस वक्त मोहम्मद रिजवान जो है वो पाकिस्तान की तरफ से T20 में हाईएस्ट 6 हिटर हैं। अगर मैं अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू वॉट स्पोर्ट्स। तो आज मैं बात करूंगा पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का जो सेकंड T20 खेला गया उसके बारे में। सेकंड T20 भी न्यूजीलैंड ने बड़ा कंप्रीहेंसिवली 21 रन से जीत लिया है। टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले न्यूजीलैंड को बैटिंग की दावत दी और न्यूजीलैंड ने 194 फॉर 8 का टारगेट, काफी बड़ा टारगेट पाकिस्तान के लिए सेट किया, जिसमें आज हमारे बॉलर्स को फिर से उस तरह से कारकर्दगी नहीं दिखा सके। शहनशाह अफरीदी भी विकेटलेस रहे, हारिस रऊफ भी ऊपर से विकेट्स नहीं ले सके। टॉप ऑर्डर की, टेल एंडर्स की और लोअर मिडिल ऑर्डर की उन्होंने विकेट्स लिए हैं। तो मैच में कंप्लीट बात करूंगा किस तरह की बाबर आजम की परफॉर्मेंस रही, लॉन वॉरियर, और साथ जिस तरह से फखर जमान ने एक बहुत ही अटैकिंग आज की इनिंग 50 रन स्कोर की, उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले अगर मैं न्यूजीलैंड का स्कोर कार्ड बता दूं तो डेवन कॉनवे जो 20 रन बना के आउट हुए, जिनको आमिर जमाल ने आउट किया। फिर फिन एलन जो थे, जिन्होंने जो आज के मैन ऑफ द मैच भी रहे, 74 रन स्कोर किए 41 बॉल्स पे, उनको बोल्ड किया उसामा मीर ने। फिर केन विलियमसन काफी अच्छा खेल रहे थे, 26 रन उन्होंने स्कोर किए, लेकिन वो रिटायर्ड हर्ट हो गए। फिर डैरन मिचेल आज उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरह से उन्होंने पिछले मैच में 60 प्लस रन स्कोर किए थे। 17 करके अब्बास अफरीदी ने उनको आउट किया। फिर ग्लेन फिलिप्स भी 13 करके उनको हारिस रऊफ ने आउट किया। मार्क चैपमैन 4 स्कोर करके उनको अब्बास अफरीदी ने आउट किया। फिर मिचेल सेंटनर 25 रन पे रन आउट हो गए। उसके बाद इस सोदी जो है उनको 0 पे हारिस रऊफ ने आउट किया, उन्हें हैट्रिक थे। फिर टिम साउथी ने 5 और बेन सियास ने 1 रन स्कोर किए। इसके साथ ही न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के लिए 195 का टारगेट सेट किया 20 ओवर्स में, लेकिन जब पाकिस्तान की टीम चेज पे आई तो पाकिस्तान की टीम 173 रन पे ही ऑल आउट हो गई। क्योंकि आज अगर बैटिंग की बात करें तो सैम अयूब भी कुछ नहीं कर सके, 3 बॉलें खेल के 1 रन स्कोर करके वो भी आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान जो 7 रन करके आउट हुए, उन्होंने छक्का मार के पाकिस्तान की हाईएस्ट 6 हिटर वो बैटर बन चुके हैं, जिनके बारे में एक फ्रेंचाइज कराची किंग का फ्रेंचाइज एक्स कैप्टन था जो कहता था रिजवान छक्का नहीं मार सकता। इस वक्त मोहम्मद रिजवान जो है वो पाकिस्तान की तरफ से T20 में हाईएस्ट 6 हिटर हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा स्टैट बता दूं, जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए T20 में 77 सिक्सेस मार के वो हाईएस्ट 6 हिटर बन चुके हैं। उसके बाद जो है मोहम्मद हफीज थे, उनके 76 सिक्सेस थे। शाहिद अफरीदी के 73 सिक्सेस हैं। शुएब मलिक की 69 और बाबर आजम के 57। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के अगेंस्ट जिस तरह से एजेंडा चलाया जा रहा था, लेकिन अगर हम आप स्टैट्स भी देखें, उनकी 6 हिटिंग भी देखें, अगर विनिंग परसेंटेज भी देखें, वो भी आगे जाके बताऊंगा कि इन दोनों प्लेयर्स की ही काफी अच्छी है पाकिस्तान की अगर T20 का रिकॉर्ड देखा जाए तो। मोहम्मद रिजवान 7 स्कोर करके आउट हो गए। बस उनके सर पे एक तलवार इस नई मैनेजमेंट ने और बोर्ड ने डालती हुई है कि उनके जेहन में ये कि बस एग्रेसिव ही खेलना, बिला वजह ब्लाइंड हिटिंग करनी है, सेंसिबल हिटिंग नहीं, पॉजिटिव हिटिंग नहीं करनी। हमने पावर हिटिंग करनी है, वो भी ब्लाइंड होके। तो वही रिजवान जिस तरह से पहले थोड़ा सा काम कंपोज होके खेलते थे, अभी बिल्कुल ही रेश शॉट खेल के आज भी आउट हो गए। फिर अगर मैं बात करूं बाबर आजम जो लॉन वॉरियर रहे हैं इस पूरे मैच के, 66 रन उन्होंने स्कोर किए हैं 43 बॉल्स पे, 7 उन्होंने चौके मारे हैं, 2 उन्होंने छक्के मारे हैं। फिर से एक एंड पे उनको जब फखर और बाबर की जो पार्टनरशिप लगी थी, उसके बाद जब फखर जमान आउट हुए तो फिर एकदम से जितना भी हमारा मिडल ऑर्डर है वो एक्सपोज हो गया, जिस तरह पिछले T20 मैच में हुआ था। और मैं कब से कह रहा हूँ कि जो एजेंडा माफिया बाबर रिजवान के पीछे पड़े हुए थे, असल वजह ही मिडल ऑर्डर है। आज भी कोलैप्स मिडल ऑर्डर नहीं किया, आज भी पता चला है कि मिडल ऑर्डर का ही मसला है। उन दोनों की ओपनिंग पार्टनरशिप का कोई मसला नहीं था। 3 दफा उन्होंने 200 रन की टारगेट चेज करवाया किसी ओपनिंग पेयर ने, कि छोटी बात नहीं है। लेकिन हम लोग एजेंडा माफिया जितने भी है, लफाफे वाले जर्नलिस्ट, वो इन दोनों के ही पीछे पड़े हुए थे। अभी भी बाबर तीसरे पे है, वो स्कोर अपना कर रहा है, लेकिन जो मिडल ऑर्डर जिसने उसका साथ देना है वो कोलैप्स पे कोलैप्स हो रहा है। अगर मैं न्यूजीलैंड की कमेंटेटर की बात करूं, जो उन्होंने जब बाबर आजम ने अपनी 50 कंप्लीट की और उन्होंने अपना बैट भी रेस नहीं किया, उसके बारे में जो न्यूजीलैंड का कमेंटेटर है उन्होंने क्या कहा, दे अदर बैटर और
putting too much pressure on him. He cannot celebrate his 50 lone ranger. He cannot do it alone. He needs support from other end. हर कोई समझता है, लेकिन हमारे जो कुछ एजेंडा माफिया वाले हैं एक मखसूस सिटी में ही कहूंगा, और लिफाफा वाले जर्नलिस्ट जितने भी हैं, वो इस इनिंग की भी बाबर आजम को क्रिटिसिज्म ही उसको मिल रहा है। अगर वो स्कोर करेगा तो क्रिटिसिज्म उसको तब भी मिलेगा जैसे उसने अभी 2 कंसेक्टिव टी20 में 50 प्लस स्कोर की है, और 150 प्लस की ही स्ट्राइक रेट दोनों टी20 में बाबर की, इसमें भी 156 समथिंग की स्ट्राइक रेट रही है। अगर अल्लाह ना करे नेक्स्ट मैच में वो उस तरह से परफॉर्म नहीं करा उसने, तो वो फिर से उसके अगेंस्ट झंडा चलाने लग जाएंगे। फिर अगर मैं बाबर आजम पे बाद में आऊंगा, कुछ और स्टैट्स भी है वो भी बताऊंगा। फिर अगर फखर जमान की बात करें तो उन्होंने 50 रन स्कोर किए 25 बॉलों पे सिर्फ और सिर्फ, जिसमें से उन्होंने 3 चौके मारे और 5 छक्के मारे। बहुत ही अच्छी, बहुत अग्रेसिव बैटिंग कर रहे थे, लेकिन वो जिस तरह से इनसाइड एज लग के वो बोल्ड हो गए, तो वो उनके लिए एक फखर जमान के लिए बैड लक हुई। वो फ्रस्ट्रेटेड भी नजर आए जब वो आउट हुए। एक किस्म का काफी अनलकी डिसमिसल था उनके लिए। फिर हमारा जो मिडिल ऑर्डर आया, इफ्तिखार अहमद साहब वो 4 करके आउट हुए। आजम खान साहब जो पॉडकास्ट में बहुत बहुत ही बड़ी बातें करते हैं, आज भी वो 2 करके आउट हुए हैं। और मजे की बात है, जो टी20 एवरेज अगर मैं एक बात निकालूं, सईद अजमल की जो है 8.27 टी20 की बैटिंग में एवरेज थी उनकी, और जो आजम खान साहब है उनकी 3.15 की एवरेज है। 17 मैच टी20 आई के वो 7 मैच टी20 आई के खेल चुके हैं वो, और 19 उनका टोटल अभी तक, हाईएस्ट भी नहीं, उनका टोटल स्कोर ही 19 है। 10 उनका हाईएस्ट था जो आई थिंक उन्होंने पिछले मैच में किया। तो ये इनके चक्कर में जो एक मोस्ट डिजर्विंग प्लेयर है हमारा मोहम्मद हारिस, जो बाउंसी पिचेस पे खेलने वाला प्लेयर है। अगर आप 22 का जो वर्ल्ड कप था, टी20 वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे उसने जिस तरह से परफॉर्म किया था, साउथ अफ्रीका के मेन प्रीमियर जितने भी प्रीमियम बॉलर हैं, जो फास्ट बॉलर हैं, हेनरिक नोकिया हो गए, जितने भी रबाडा, इंगीडी, इन सबको उसने मारा था फास्ट पिचेस का और बाउंसी पिचेस का वो प्लेयर है। अच्छा विकेट कीपर भी है, एनर्जेटिक भी है, और वो पावर हिटिंग भी करता है, पॉजिटिव हिटिंग, परफेक्ट हिटिंग। वो उसमें थोड़े से फ्लॉज हैं, लेकिन वो इससे तो काफी कदरे बेहतर है। वो एक मैच का उसको स्कोर इसके टोटल 7 मैचेस से ज्यादा है। लेकिन हमारे वो जो भी माफिया चला हुआ है उनके प्रेशर की वजह से, शहीन साहब की कैप्टनसी, वो अलग बात है, अभी उनके 2 मैचेस हुए, मैं कैप्टनसी पे उस तरह से क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, लेकिन मैं उनकी मेंटेलिटी बता रहा हूँ कि मोहम्मद रिजवान जो इस वक्त दुनिया का सबसे अच्छा विकेट कीपर है, सिर्फ आजम खान को फिट करने के चक्कर में उनको विकेट कीपिंग से हटा दिया गया है। कि सबको पता है आजम खान कीपिंग के अलावा कहीं भी पूरे ग्राउंड में कहीं भी वो फील्डिंग नहीं कर सकता। तो आपने एक प्लेयर को जबरदस्ती खिलाने के लिए, जो नेचुरल विकेट कीपर है, दुनिया का सबसे अच्छा इस वक्त विकेट कीपर है, उसको आपने पॉइंट पे खड़ा कर दिया हुआ है। तो ये अजीब सा सिस्टम इस वक्त चल रहा है। जो हमारे कोच साहब हैं, कोच, टीम डायरेक्टर, वो पता नहीं क्या क्या है वो इस वक्त उनके पास होते हैं, वो भी अजीब ही हिल गए हैं, उनकी भी अजीब मन तक समझ नहीं आती। बोर्ड तो वैसे ही करप्ट है सारा। तो ये जिस तरह से मिडिल ऑर्डर, फिर अगर आमिर जमाल की बात करें, वो 9 रन पे आउट हो गया, आज भी उन्होंने एक छक्का मारा। फिर शहनशाह अफरीदी ने फाइट करने की कोशिश की, 22 रन पे आउट हो गए। मोहम्मद अब्बास 7 करके, उसामा मीर 0, हारिस रऊफ 2 करके आउट हुए। अगर मैं उसामा मीर की बात करूं, तो ना उनसे वो उस तरह से बॉलिंग हो रही है, ना उनसे वो बैटिंग में तो नहीं उनको कुछ कहा जाता, लेकिन कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह से उनकी लाइन एंड लेंथ है वो भी तक इंप्रूव नहीं कर रहे वर्ल्ड कप की, थ्रू आउट द वर्ल्ड कप भी। और अभी भी देखेंगे वो लेग स्टंप से बाहर बॉल फेंक रहे होते हैं, वो आप फ्लिक करके कोई चौके मार रहा है, कोई किस तरह से, उनकी भी लाइन लेंथ कोई समझ नहीं आ रही। नेक्स्ट मैच में होप करते हैं कि शायद मोहम्मद नवाज को ही चांस दे दिया जाए, या कोई ऐसा अच्छा स्पिनर डेवलप किया जाए, क्योंकि सईद अजमल मेरे सुनने में है कि वो स्पिनर्स के साथ काम कर रहे हैं। तो हमारे जितनी भी बैटिंग ऑर्डर है उसको, वो शुरू से लेके अभी तक यही मसला है मिडल ऑर्डर का। अब जितने भी वर्ल्ड कप भी देख ले, मैचेस भी देख ले, हमारा मिडल ऑर्डर ही कोलैप्स हुआ है। तो मिडल ऑर्डर का ही मसला है, अभी भी, पहले भी था। कैप्टनसी का इशू ठीक था, जो भी था, वो कैप्टन ठीक नहीं था बाबर, आप लोगों ने उसको हटा दिया। लेकिन अभी भी देख लें वो ये अकेला स्कोर कर रहा है। दोनों मैचेस में उसने 50 प्लस रन स्कोर किए हैं। आई थिंक उसके 130 या 140 प्लस उसके 2 मैचेस में स्कोर हैं दोनों टी20 में। अगर वो तीसरे टी20 में उस तरह से 50 नहीं कर सका, तो वही जो एजेंडा माफिया उसके अगेंस्ट बोलना शुरू हो जाएगा। अगर मैं आपको थोड़े से कुछ स्टैट बताऊं कि बाबर आजम जो है उन्होंने 100 टी20 आई इनिंग्स खेली हैं, मैचेस नहीं, मैं इनिंग्स की बात कर रहा हूं, उसमें उन्होंने 32 50 और 3 सेंचुरी स्कोर की हैं। मतलब उनका 35 50 प्लस स्कोर है।
तो कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसने ये अचीव किया। और टी20 में कोहली भी जब उसने 100 इनिंग्स खेली थी उसके 33 50 थी और 100 थी। तो इससे पता चलता है कि बाबर आजम किस तरह से खेलता है, किस तरह से वो कंसिस्टेंट है टी20 के फॉर्मेट में भी, शॉर्टर फॉर्मेट में भी। लेकिन हमने अपने प्लेयर को इतना डिग्रेड करना है, और वो एक मतलब ग्रुप स्टेज के मैच को इंडियंस जो हैं वो कोहली के ग्रुप स्टेज के मैच को ग्रेटेस्ट टी20 इनिंग एवर कहते हैं। पूरा वर्ल्ड कप में भी उसकी वो प्रमोशन करते रहे। अभी भी कल भी मैं शायद देख रहा था, कोई प्रोमो आ रहा था विराट कोहली साहब, वो अपनी इनिंग के पीछे लगे हुए हैं। विराट कोहली के साथ उस वक्त केएल राहुल था, उसके साथ हार्दिक पांड्या था। इधर पाकिस्तान में कौन है जो टिक खड़ा हो, विकेट ना दे, एक जगह पे टिक के खड़ा हो, आप अगले को कॉन्फिडेंस है कि भाई मैं खड़ा हूं, तू अपनी इनिंग खेल, लंबा खेल। लेकिन इधर हमारे मिडल ऑर्डर ऐसे आउट होके निकल जाते हैं जैसे फिर सारा का सारा मलबा हो, जितने भी लिफाफा माफी हैं वो सिर्फ एक अकलौते बाबर आजम पे डालते हैं। फिर अगर मैं दूसरी बताऊं, मोस्ट 50+ स्कोर इन विनिंग कॉज, रोहित शर्मा के 28 है इन 95 इनिंग्स, विराट कोहली के 27 है इन 69 इनिंग्स, बाबर आजम के 25 है इन 65 इनिंग्स, केएल राहुल के 21 है 47 इनिंग्स, और मोहम्मद रिजवान जो उनके 20 इन 44 इनिंग्स। तो आप देखें, तीन ही बैटर सारे इंडिया की तरफ से हैं, फिर दो पाकिस्तान की तरफ से, और दो भी वही बैटर है जो जिनके अगेंस्ट हर वक्त एजेंडा चलाया जाता है। जिस तरह से ये सीरीज बिखरी बिखरी मुझे टीम नजर आ रही है, हमारे जो बॉलर है, प्रीमियम बॉलर जिनको हम कहते हैं शाहीन और हारिस रऊफ, वो उस तरह से ऊपर से ब्रेक थ्रू नहीं दिलवा पा रहे, और नीचे से आगे अगर आप लोअर मिडल ऑर्डर को आउट करके अपने स्टैट्स अच्छे करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, वो आपके लिए ठीक है। लेकिन स्कोर अभी भी क्लोज टू 200 हो गया था, तो हमारे बैटर से चेज नहीं हो पा रहा। जिस तरह से हमारा मिडल ऑर्डर है, आप हसीबुल्ला को ट्राई कर सकते हैं, आप जितने प्लेयर्स को लेके हैं, आप आजम खान को बिला वजह लेके गए, वो सबको पता है। मोहम्मद हारिस का कोई कसूर नहीं था, उसको बिला वजह से ड्रॉप कर दिया गया, तो वो आजम खान से 1000 टाइम बेटर चॉइस है इंटरनेशनल क्रिकेट में। वो प्रूव भी कर चुका है। अगर उसका छोटा सा कैमियो भी होगा ना, 10 बॉल का 15 बॉल का, तो 35 स्कोर करके 30-35 स्कोर करके दे देता है कि टीम एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाए। इस तरह नहीं है कि 4-5 बॉलें खेल के 2 करके एक अजीब सी रैश शॉट ना आपसे बॉल मिडल हो रही है, टॉप पैच लग के आप कैच दे के निकल रहे हो। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान, मुझे इतनी तो समझ आ रही है कि जब तक ये बोर्ड है तब तक पाकिस्तान टीम ने ऐसे ही अंडर प्रेशर रहना है। कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोच साहब, डायरेक्टर साहब पता नहीं कौन है, अजीब, ये समझ से बाहर है। तो भी इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।